हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में, जिसको थ्री जजेस बेंच के द्वारा दिया गया, जिसको एल नागेश्वर राव जी यहाँ पर लीड कर रहे थे, इसमें कहा गया है कि जो इंसल्ट या इंटिमिडेशन की जाती है उस पर्सन की जो बिलोंग करता है दलित या ट्राइबल कम्युनिटी से, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत। फर्दर उन्होंने इस जजमेंट में कहा कि जो स्टैट्यूट है उसके अंदर अगर इंसल्ट की जाती है या इंटिमिडेशन की जाती है उस पर्सन से जो बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, तो ही इसको ऑफेंस माना जाएगा। डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑफेंस होता है इस एक्ट के अंदर उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है एज ए फैक्ट कि इंफॉर्मेंट ने एक कंप्लेन की और वो इंफॉर्मेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। नहीं, इस तरह से नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो पर्सन जो कि इंसल्ट कर रहा है या ह्यूमिलिएट कर रहा है उस पर्सन की जो एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो ही इसको ऑफेंस माना जाएगा। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो पनिश करना है वायलेटर्स को जो इस एक्ट को वायलेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन ह्यूमिलिएट करता है या हरास करता है उस पर्सन को जो कि एससी या एसटी से बिलोंग करता है, तो ही यहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा। एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो केसेस हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट क्राइम की वो काफ़ी इंक्रीज हुई है अगर उसको कंपेयर किया जाए 2018 से। तो यहाँ पर जो 2019 की ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि एससी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 7% और एसटी के अगेंस्ट 26% की राइज देखने को मिली है। इसके अलावा जो इंडिया में एनुअल क्राइम रिपोर्ट है 2019 की, उसको पब्लिश किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। अगली न्यूज़ है ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए, ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है उसको काफ़ी रेयरली देखा जाता है इंडिया में, लेकिन अभी एक काफ़ी लॉन्ग गैप यानी कि 130 ईयर के गैप के बाद यहाँ पर नीलगिरी में इस तरह की बटरफ्लाई को फ्लाई करते हुए देखा गया है, जिसको लास्ट रिकॉर्ड किया गया था 1888 में ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके अलावा अदर रेयर स्पीसीज जो बटरफ्लाई की है उसको भी इस साल साइट किया गया है कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में, जिसमें यहाँ पर ब्लू मोरमो जो कि एक ब्लैक कलर्ड वेलवेट विंग बटरफ्लाई है जो कि एंडेमिक स्पीशीज़ है वेस्टर्न घाट की, उसको यहाँ पर पटना में देखा गया है। इसके अलावा स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई को भी देखा गया है रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। देखिए, यहाँ पर लिलियक सिल्वर लाइन नाम की एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है जो कि एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है, जो कि जिसकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन सिर्फ बेंगलुरु में देखी जाती है। उसको पहली बार साइट किया गया है अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में। इसके अलावा कॉमन बर्ड विंग, कॉमन जेस्टर, पेंटेड जेजेबल और वैग्रेंट को देखा गया है तेलंगाना के ईस्टर्न घाट में। कुछ अदर रेयर स्पीशीज भी हैं जैसे स्ट्रेटेड फाइव रिंग, इसको साइट किया गया है नेयार केरला में पहली बार 2015-16 में आफ्टर 100 ईयर्स। इसके अलावा नीलगिरी प्लेन एस को रीडिस्कवर्ड किया गया है बाय बटरफ्लाई इंथुजियास्ट आफ्टर 130 ईयर्स। मार्बल मैप बटरफ्लाई जिसको विशाखापट्टनम में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर जो रेयर स्पीशीज है वो कन्फाइंड होती है हीली फॉरेस्ट ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, भूटान और म्यांमार में। मालाबार बैंडेड पीकॉक जो कि एंडेमिक है साउथ इंडिया में। सो इस ट्री निम्फ, यहाँ पर एक लार्ज वाइट बटरफ्लाई विथ ब्लैक स्पॉट जो रिजेंबल करती है वाइट पेपर वाफ्टिंग थ्रू द एयर के। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टडी की गई है जिसमें रिसर्चर जो है ईस्टर्न घाट इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इन्होंने लिस्ट आउट किया है डिफरेंट स्पीशीज़ को जिनको पहली बार रिकॉर्ड किया गया है इस रीजन में। यहाँ पर
अफ्रीकन मार्बल्ड स्कीपर, ट्री फ्लीटर, चेस्टनट एंगल और चेस्टनट बॉब, इसके अलावा फ्लफी टिट, द कलर सार्जेंट और डबल ब्रांडेड क्रो भी शामिल हैं। इसके अलावा ऑरेंज टेल्ड आउल जिसको स्पॉट किया गया है कंबलकोंडा फॉरेस्ट में, जो कि रेयर साइटिंग है, जिसको कभी भी इससे पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था इस रीजन में। इसके अलावा ऑरेंज टेल्ड आउल जिसको यूजुअली वेस्टर्न घाट में देखा जाता है, जिसमें नीलगिरी, कडागू, कनारा एंड हिमालयाज के एरिया भी शामिल हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फ्लाइटिंग है जिसको लार्ज गुआवा ब्लू के नाम से जाना जाता है। कंक्लूजन क्या है, देखिए इंडिया जो है वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड की, जो कि होस्ट करती है अप्रोक्स 1400 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई को, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके अलावा इनमें से कई सारी जो स्पीशीज हैं वो एंडेमिक है इस रीजन में। अगली न्यूज़ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए इंडिया ने यहाँ पर इनवाइट किया है ग्लोबल मनी मैनेजर को, जो कि रिटर्न चाहते हैं रिलायबिलिटी के साथ, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की गई, जिसको अटेंड किया गया 20 लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा, जो कि यहाँ पर कह रही है कि वो मैनेज करेगी ओवर $6 ट्रिलियन। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए इंडिया की इकॉनमी जो है वो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल हो गई है। यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर हैं वो भी अब आगे बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है पायनियरिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान को अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत, जहाँ पर कहा जा रहा है कि $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यहाँ पर जो इंडिया की स्टेबिलिटी है, यहाँ पर जो इंडिया की पॉलिसी की जो स्टेबिलिटी है, उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को प्रीफर किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, जहाँ पे 13% जो है वो FDI फ्लो में राइज देखने को मिल सकता है फर्स्ट 5 मंथ में। इसके अलावा जो सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और इवन सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, उसमें भी इंडिया अब आगे बढ़ने को सोच रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए इंडिया जो है वो इन्वेस्टर के लिए एक सेफ प्लेस यहाँ पे बताया जा रहा है, जहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो उनको वो रिलायबिलिटी के साथ मिलेगा। इसके अलावा जो डिमांड है वो डेमोक्रेसी के साथ होगा, स्टेबिलिटी विथ सस्टेबिलिटी। इसके अलावा जो ग्रोथ है वो ग्रीन अप्रोच के साथ देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर कैटलाइज के तौर पे काम कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक को फिर से जीवित करने में। इसके अलावा जो भी अचीवमेंट है इंडिया के द्वारा वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पे काम करेगा वर्ल्ड डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इकोनॉमी के तौर पे यहाँ पर जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा। अगली न्यूज़ है स्काई लार्क सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए स्काई लार्क जो है वो पहली डेडिकेटेड सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होगी जो कि यहाँ पर मैनेज करेगी जो भी सिचुएशन है स्पेस में, जैसे कि जो कंजेशन बना हुआ होता है स्पेस में। इसके अलावा जो कोलिजन का खतरा रहता है उसको, और यहाँ पर ये एड्रेस करेगी स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी। स्काई लार्क सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जो है उसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। देखिए सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जो होती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो टुगेदर एज ए सिस्टम वर्क करती है। वैसे तो एक सिंगल सैटेलाइट ही जो है वो ये कॉन्स्टेलेशन जो है वो प्रोवाइड करती है परमानेंट ग्लोबल और नियर ग्लोबल कवरेज को एनी टाइम एनी वेयर ऑन अर्थ, सो डैट कि एटलीस्ट वन सैटेलाइट जो है वो विजिबल हो। देखिए इस तरह से एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होती है। नीड ऑफ द आवर क्या है, देखिए स्पुतनिक फर्स्ट जो थी वो फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट थी जो कि ऑर्बिट करती थी अर्थ को। तो यहाँ पर 29,000 ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट एज ए डेब्रीज है, जिसमें 2500 प्लस एक्टिव सैटेलाइट अभी प्रेजेंट है स्पेस में। हाईलाइट क्या है, यहाँ पर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो ट्रैक करेगी नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को जो कि ऑर्बिट करती है अराउंड द अर्थ। इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करेगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो
पर्टिकुलर टाइम में किस ओर मूव कर रही है। इसके अगर स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन की बात की जाए तो वो कनाडा और यूरोप में होगी। ये कॉन्स्टेलेशन जो होगी वो ग्रुप ऑफ 12 सैटेलाइट्स की होगी जो कि इक्विप्ड होगी ऑप्टिकल सेंसर से, ताकि यहाँ पर स्पेस ऑब्जेक्ट को मॉनिटर किया जा सके, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव सैटेलाइट और डेब्रिस शामिल होंगे जो कि थ्रेट हो सकते हैं। यहाँ पर कैनेडियन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी फर्स्ट थ्री सैटेलाइट्स को बिल्ड करने के लिए, फर्स्ट थ्री सैटेलाइट के लिए, ताकि यहाँ पर एक कॉन्स्टेलेशन को बिल्ड किया जा सके। इसका प्लान है कि ये लॉन्च करेगी इसको मिड 2022 तक, और जो रेस्ट बचा हुआ होगा उसको 2024 तक लॉन्च करेगी। यहाँ पर ईच सैटेलाइट का जो वेट है वो 200 किलोग्राम बताया जा रहा है, और ये इक्विप्ड होगी विथ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेंसर से। यहाँ पर जो सेट ऑफ 3 सैटेलाइट हैं वो स्पाइरल के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टेलेशन होगी उसमें 4 स्पाइरल होगी डिफरेंट ऑर्बिट की, और सारे के सारे जो ये होंगे ये सर्कुलर और पोलर होंगे, अबाउट 575 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। जैसे कि अर्थ ऑर्बिट के बारे में जानते हैं, यहाँ पर 3 तरह के अर्थ ऑर्बिट होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो जितने भी साइंटिफिक पर्पस से जो सैटेलाइट होते हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस किए जाते हैं। ये सिस्टम जो है वो वर्क करेगी नॉर्थ स्टार्स एल्गोरिदम, ताकि यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके स्पेस ट्रैफिक डेटा को, और जो कोलिजन है उसको अवॉइड किया जा सके नेविगेशन सर्विस के लिए। और जो सैटेलाइट है वो जो है वो डेटा को गैदर कर सके राइट पर्सपेक्टिव से। चैलेंजेस क्या है, देखिए जो रशियन कॉस्मोनॉट थी यानी कि यूरी गैगरिन्स, वो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी। इसके अलावा न्यूमरस मिशन जो हैं इसने परफॉर्म किए थे ताकि डेब्रीज जो हैं उनको बिल्डअप किया जा सके। तो स्पेस में अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस जंक मौजूद हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड बताई जा रही है ऑलमोस्ट 29,000 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो इस तरह के डेब्रीज काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है जो काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो जिससे कि एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर फ्यूचर स्पेस बेस्ड सर्विसेज या एक्सप्लोरेशन की जाए तो ये इस ऑपरेशन के लिए एक सेफ्टी रिस्क हो सकता है। इसके अलावा जो पीपल है या प्रॉपर्टी है स्पेस में और अर्थ पे, उसके लिए भी ये एक खतरा बताया जा रहा है नासा के अकॉर्डिंग। स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेस क्राफ्ट होती है जो कि सपोर्ट करती है ह्यूमन क्रू को ऑर्बिट में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। अब जान लेते हैं स्पेस स्टेशन के बारे में। देखिए स्पेस स्टेशन जो होती है उसको ऑर्बिटल स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की स्पेस क्राफ्ट होती है जो कैपेबल होती है ह्यूमन क्रू को सपोर्ट करने में ऑर्बिट के अंदर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो इसमें यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए। इसके अलावा जो है अब वेदर चेंजेस और एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंसेस के लिए हमें रिलायंट नहीं होना होगा ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा जो इसकी एबिलिटी है फ्रीक्वेंटली रिविजिट करने की वो भी काफ़ी बेहतर होती है ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से। तो इसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।